सॉरी, गुड आफ्टरनून। जैसे कि 10th का हिंदी का जो पेपर है वो हो चुका है और सभी को बहुत इच्छा होगी जानने की कि हमारे क्वेश्चन सही हैं या गलत हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए आंसर की बनाकर लाई हूँ। तो ये जो आंसर की है 101% मैं श्योर हूँ अपनी आंसर की को लेकर कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये है सेट 2। और मैं डायरेक्ट अब आंसर पे आती हूँ आपको आंसर बताने के लिए। मैंने देखा है, तीनों पेपर देखे हैं तो उसमें सेम सेम ही पैराग्राफ है, जो अनसीन पैसेज है वो सेम सेम ही आए हुए हैं। यहाँ पर जो पैराग्राफ है, यहाँ पर है इस गद्यांश में लेखक की चिंता का जो विषय है वो क्या है। तो ये जो पूरा चैप्टर जो ये पैराग्राफ है ओवरऑल उसमें भोजन की बर्बादी का जिक्र किया गया है। आई थिंक बच्चों ने भी बड़ी आसानी से पता लगा लिया होगा क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक उसमें यही बताया गया है भोजन के बारे में। ठीक है, इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है जो कि मानवीयता के साथ साथ भोजन की बर्बादी प्रभावित करती है। ठीक है, मानवीयता के साथ साथ भोजन की बर्बादी प्रभावित करती है किसको? पर्यावरण को। ठीक है, यहाँ लास्ट पैराग्राफ में दिया गया पर्यावरण के लिए, जैसे कि भोजन की बर्बादी पृथ्वी ग्रह पर आप इसमें देख सकते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है थर्ड, इसमें बताया गया कि भोजन की बर्बादी जलवायु परिवर्तन का भी कारक है क्योंकि भूमि पर फेंका गया भोजन तीव्र मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है। तो इसमें आपका जो कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चाहें तो आप जो पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ है उसमें दिया गया है ये सब वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसों को की पहुंच के कारण जलवायु परिवर्तन से जो परिवर्तन से बच सकती है। ठीक है, किसकी समस्या यहाँ दिया गया? इस समस्या को नियंत्रित करके, यानी कि भोजन की बर्बादी को नियंत्रित कर कर। ठीक है, मैं आपको सभी आंसर पूरा क्लियर करूंगी। नेक्स्ट जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, भोजन की बर्बादी पर्यावरण के किस प्रकार की क्षति पहुंचाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है यहाँ पर आपको पैराग्राफ में ही मिला हुआ है। इसमें यहाँ जाकर देखिएगा, पहला जो स्टार्टिंग ही है, भोजन की बर्बादी पर्यावरण को किस प्रकार क्षति पहुंचाती है। पहली लाइन है, भोजन की बर्बादी से तात्पर्य उस भोजन से है जिसे खाया, सॉरी ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, भोजन की बर्बादी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो जिसे खाया नहीं जाता और फेंक दिया जाता है। ठीक है, और इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके क्या कारण है। तो जो लोग भोजन खरीदते हैं और उनकी एक्सपायरी डेट हो जाती है तो वो उनको क्या करते हैं, बंद पैकेट जो भोजन होते हैं उनको फेंक देते हैं। ठीक है, ये इसका कारण है जो कि इसके साथ ही दिया गया है। और जो क्वेश्चन है, भोजन की बर्बादी पर्यावरण के किस प्रकार क्षति पहुंचाती है, तो जैसे कि हमने देखा कि उसमें जो भोजन की बर्बादी है उससे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसों जैसी जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, इस तरह से ये पर्यावरण को क्षति पहुंचा रही है। ठीक है, और फिर है नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ है क्रोध और कारण। क्रोध और कारण का जो पैराग्राफ है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध धोखा कब देता है। ठीक है, तो कार्य, पहली लाइन है, क्रोध कार्य कांड के संबंध ज्ञान में त्रुटि या भूल होने पर। तो कार्य कांड के संबंध में भूल होने पर, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के मूल भाव को व्यक्त करने वाले कथन कौन सा माना जाता है। ठीक है, इसमें देखिए जो पहला आपका वाक्य है, बुद्धि और विवेक की भावना मनोविकारों को अंकुश लगाती है। तो यहाँ पर ये लाइन साफ साफ दी गई है पैराग्राफ में, अगर आप देखोगे, इसी से एक मनोविकार एक दूसरे को परिमित किया जाता है, ऊपर से बुद्धि या विवेक भी इन पर अंकुश रखता है। ठीक है, तो ये आपको पहला ऑप्शन बिल्कुल सही मिल गया है। तो यहाँ पर ही हम अपना टाइम सेव करके हम देख सकते हैं कि केवल ऑप्शन सेकंड, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो वो फर्स्ट इसमें नहीं है। केवल फोर्थ, तो फोर्थ तो इसमें फर्स्ट नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी में फर्स्ट और सेकंड दो हैं, बट हम ऑप्शन डी भी चेक करेंगे तो ऑप्शन डी में फर्स्ट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। ठीक है, वो सही है बिल्कुल। आवश्यक और उचित मात्रा में किया गया क्रोध भी अनुचित है। नहीं, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो आवश्यकता पड़ने पर उचित तरीके से सही समय पर किया गया क्रोध अनुचित नहीं है। ठीक है,
निम्नलिखित कथन और कारण आपको बताना है। कारण और परिस्थिति के अनुरूप किया गया क्रोध ही उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। पैराग्राफ में साफ साफ बताया गया है, क्योंकि परिस्थितियों के अनुरूप बुद्धि का प्रयोग कर परिमित होता है माप तोल कर, ठीक है, क्रोध करने से भयंकर दुष्परिणामों से बचा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन डी है। कथन और कारण दोनों सही है और कथन उसकी सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। कथन नहीं, बिल्कुल सही है, ये इसका ऑप्शन डी ही होगा, वो उसकी सही व्याख्या कर रहा है। जो क्योंकि हम इसके साथ जब क्योंकि लगाते हैं, कारण और परिस्थिति के अनुरूप किया गया क्रोध ही उपयुक्त है, क्योंकि परिस्थिति के अनुरूप बुद्धि का प्रयोग कर परिमित क्रोध करने से भयंकर दुष्परिणामों से बचा जा सकता है, ठीक है। क्रोध अंधा क्यों कहा गया है, तो इसमें आप देखेंगे पैराग्राफ में पहली थर्ड लाइन से शुरू होता है। यह देखता है कि मैंने कुछ किया है या नहीं, और न ही इस बात का ध्यान रखता है कि क्रोध के वेग में कुछ करूंगा या उसका परिणाम क्या होगा। यही क्रोध का अंधापन है। यानी जो क्रोध परिणाम को सोचे बिना अपना काम जो क्रोध करता है वो क्या है, अंधा है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रोध कब अनर्थकारी रूप धारण कर लेता है। तो यही पैराग्राफ है जहाँ पे पैराग्राफ में दिया गया है, आपको मिलेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लाइन में। यदि क्रोध इतना उग्र हुआ कि मन में दुखदाता की शक्ति के रूप में और परिणाम निश्चय, दया, भय आदि और भावों के संचार, उचित अनुचित के विचार के लिए जगह ही नहीं रही, तो बड़ा अनर्थ खड़ा हो जाता है। इसका ये आंसर रहेगा। यानी कि जो आपके वर्णात्मक क्वेश्चन है उनके आंसर भी मैं आपको बता रही हूँ। अब हम व्याकरणिक पार्ट, ग्रामर पार्ट पर आते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। वह अपने तोते से मीठी मीठी बातें करते हैं, वाक्य में संज्ञा पदबंध ढूंढना है। अब देखिए, बातें हैं, बातें संज्ञा है, ठीक है, उसका विस्तार है कि वो मीठी मीठी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बातें तक अंडरलाइन होगा, मीठी मीठी से लेकर बातें तक। मास्टर साहब चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, वाक्य में विशेषण ढूंढना है। तो चमड़े के चौड़े पंजों वाले, वाले सिर्फ वाले तक, ये मैंने जब पढ़ाया तब भी बताया था कि जहां भी वाले या जैसे आता है तो वो हमारा विशेषण होता है। अगर हम बूट को अंडरलाइन कर देते हैं तो ये संज्ञा बन जाता है। इसलिए हमारा चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, इसका यही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अव्यय पदबंध किसी भी वाक्य में क्या कार्य करते हैं। तो जो अव्यय पदबंध होते हैं वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं वो? क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्योंकि क्रिया विशेषण में ही अव्यय पदबंध बनते हैं, क्रिया विशेषण से ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिश्ते से शेष लोग भी फरार हो गए। सॉरी, इसमें दिखाई कम दे रहा है। हाँ जी, रिश्ते से शेष लोग भी फरार हो गए, वाक्य में रेखांकित पदबंध का नाम फरार हो गए थे। तो यहाँ पर क्रिया है, जो जाना है, होना है, वो क्रिया है। इस कोने से उस कोने तक शामियाना लगा दो, वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद बताते हुए कारण स्पष्ट कीजिए, ठीक है। शामियाना लगा दो, क्रिया है यहाँ पर लगाना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस कोने से उस कोने तक जगह बताई गई है। ये मैंने जो स्टूडेंट्स का डाउट था उसमें भी बताया था कि अगर कश्मीर और कन्याकुमारी को अंडरलाइन किया जाता है तो वो संज्ञा पदबंध है, लेकिन कहा जाता है कश्मीर से कन्याकुमारी, तो वहां पर वो क्रिया विशेषण हो जाता है। इस कोने से उस कोने तक शामियाना लगा दो, कहाँ लगा दो, किस जगह पर, मतलब कहाँ लगा दो। तो यहाँ पर स्थान मेंशन किया गया, इस कोने से उस कोने तक। नेक्स्ट है हमारा जो निर्देशानुसार वाक्य रूपांतरण है। उम्मीद कर रही हूँ कि सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। कलाकार का यह कर्तव्य है कि वह दर्शकों की रुचियों का परिष्कार करे। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए, ठीक है। कलाकार का यह कर्तव्य है, आपको भेद बताना है। जहां भी की आ जाता है वो मिश्र वाक्य होता है। यहाँ साफ होता है कि जहां भी की आता है वो मिश्र वाक्य होता है, जैसे कि कहा, की, क्योंकि यहाँ पर सेंस है वो वाक्य की कंप्लीट नहीं होती।
नेक्स्ट है मिश्र वाक्य में आपको रूपांतरित करना है। गांव के लोग भी तंतारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। हम कह सकते हैं जो गांव के लोग थे वो तंतारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। नेक्स्ट है मैं भाई साहब का अदब करता था इसलिए उसकी नजर बचाकर पतंग उड़ाता था। सरल वाक्य में आपको रूपांतरित करना है। मैं भाई साहब के अदब के लिए नजर बचाकर, अदब के लिए नजर बचा कर पतंग उड़ाता था। मैं भाई साहब के अदब में, सॉरी क्योंकि मैंने कोई आंसर की नहीं बनाई है, मैं जस्ट यही अभी जो पेपर है वही देखकर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं भाई साहब के अदब में उनकी नज़र बचाकर पतंग उड़ाता था। ठीक है, मैं भाई साहब के अदब में, उनकी अदब होता है इज्जत, उनकी इज्जत में उनसे उनकी नज़र बचाकर पतंग उड़ाता था। नेक्स्ट है जो घ क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य में किस प्रकार रूपांतरित किया जाना है। संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है, प्रश्न है। तो संयुक्त वाक्य में हम योजक हटा देते हैं, ठीक है, और सरल वाक्य में हमारी एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, यानी कि एक ही कर्ता और क्रिया होती है। ठीक है, इससे वो सरल वाक्य में परिवर्तित हो जाता है। समय की बर्बादी, यहाँ पर आप दोनों बता सकते हैं। संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, उन्हीं दो स्वतंत्र उपवाक्यों को दो क्रिया होती है और उन्हीं दो स्वतंत्र वाक्यों को हम एक वाक्य में, जहां पर योजक हटाया जाता है, एक वाक्य में बदल सकते हैं जिसमें एक ही क्रिया होती है, यानी कि एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो सरल से संयुक्त बन जाता है। समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का एक निबंध लिखिए। इसका आंसर बनता है समय की पाबंदी पर एक निबंध है और इसे 4 पन्नों पर लिखिए। समय की पाबंदी पर एक निबंध है और इसे 4 पन्नों पर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है समास पर जो प्रश्न है, घोड़ों की दौड़ देखने के लिए सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आपको रेखांकित पदों के स्थान पर एक समस्त पद और उसका भेद लिखना है। तो घोड़ों की दौड़ देखने के लिए, घोड़ दौड़, और ये किस में है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है घन के समान श्याम, ये समस्त पद बनाते हुए समास का नाम। तो घन श्याम, और समान आ गया मतलब कर्मधारी है, समान जैसे जो, तो कर्मधारी है। ठीक है, उपमेय उपमान का प्रयोग हुआ है इसमें। चौराहा पद किस समास का उदाहरण है और क्यों। चौराहा शब्द 4 राहों का समूह, और ये आपके द्विगु समास का उदाहरण है। क्यों है, क्योंकि इसमें ये संख्यावाची है। ठीक है, इसलिए इसका पहला पद है वो संख्यावाची है, जो कि चौराहा। नेक्स्ट है बहुवरी और द्विगु समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुवरी जहाँ तीसरा जो पद प्रधान होता है, और द्विगु जहाँ पर पहला पद संख्यावाची होता है, ठीक है, और समूह का ज्ञान करवाता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास का एक उदाहरण देते हुए उसका उत्तर पद आपको लिखना है। यहाँ पर घोड़ दौड़ है वो तत्पुरुष समास का है, आप सेम भी लिख सकते हैं, कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। तत्पुरुष समास का एक उदाहरण दीजिए, देते हुए उसका मतलब उत्तर पद लिखिए। अच्छा, तत्पुरुष समास का एक उदाहरण देना है और उसका उत्तर पद लिखना है। तो यहाँ पर घोड़ दौड़ है, तो यहाँ पर जो दौड़ है वो क्या है भाई, वो उत्तर पद है, और पूर्व पद है घोड़ा। ठीक है, घोड़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है मुहावरे। आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। पंक्ति में मुहावरे चुनकर वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, हाथ पांव फूल जाएंगे ये मुहावरा है, और इसको पंक्ति में आपको इस्तेमाल करना है। तो हाथ पांव फूलना क्या होता है, घबरा जाना। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि हम मुहावरे कर रहे हैं, अनुपयोगी वस्तु या व्यक्ति, यानी दूध में मक्खी। इसके लिए मुहावरा बनेगा दूध में मक्खी। पहाड़ होना, मुहावरे का वाक्य में इस तरह प्रयोग कीजिए कि उसका अर्थ स्पष्ट हो सके। ठीक है, किसी काम का बहुत ही बड़ा हो जाना, यानी कि काम करना मुश्किल हो जाना। ठीक है, पहाड़ होना। वजीर अली कंपनी के वकील का डैश कर जंगलों में भाग गया। तो वजीर अली कंपनी के वकील का
डैश कर जंगलों में भाग गया। डैश कर जंगलों में भाग गया। कंपनी के वकील का, वजीर अली कंपनी के वकील का मुंह काला कर जंगलों में भाग गया। ठीक है, मतलब उसका अपमान करके जंगलों में भाग गया। या फिर वजीर अली कंपनी के वकील का काम तमाम कर जंगलों में भाग गया। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। इसको आपको मुहावरे को चुनना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो दांतों पसीना आना, बहुत कठिन काम करना। नेक्स्ट है आपका काव्यांश, उड़ गया अचानक लो भूदर। भूदर के उड़ने से क्या अभिप्राय है भाई? जैसे ही बादल है वो पर्वत को, जो पहाड़ है उसको ढक लेते हैं, इसलिए जो वो पहाड़ है वो दिखाई नहीं देता। यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पर्वतों का अदृश्य होना। नंबर सेकंड है, भूदर किसके पंख लगाकर उड़ गया है? तो जो पहाड़ है उसको कौन ढक लेता है? बादल। तो ऐसे लगता है कि बादलों के क्या है, पहाड़ को पंख लग गए, इसलिए वो दिखाई नहीं देता, उड़ जाता है। रव शेष रह गए निर्झर का आशय स्पष्ट करना है। केवल झरने ये नहीं है, आपने कविता पढ़ी होगी। ठीक है, केवल झरनों की ध्वनि शेष रह गई। रव शेष रह गए निर्झर, यानी कि केवल जो झरनों की ध्वनि है, वो झरझर की जो ध्वनि है वही शेष रह गई। ऑप्शन वी इज राइट आंसर है। टूट पड़ा भू पर अंबर, इसमें आकाश पर, धरती पर जो मूसलाधार वर्षा करना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। काव्यांश में इंद्रजाल किसे कहा गया है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पावस ऋतु के प्रकृति में पल पल परिवर्तित रूप को काव्यांश में इंद्रजाल कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे के जो प्रश्न हैं वो तो आपको आते ही होंगे। ये हमारी आंसर की है और 101% मैं इस आंसर की को लेके श्योर हूँ। तो आप अपना पेपर मैच कर कर अपने सही आंसर का पता लगा सकते हैं। धन्यवाद।